आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 18, 19, 20, 21 और 22। डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, यदि पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति पर जाएं तो हाल ही में उसके एक कथित बुद्धिजीवी वर्ग ने सुझाव दे डाला कि भूखा रहने की कीमत पर भी पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण करना चाहिए। शायद यही कारण रहा होगा कि बुद्धि और शिक्षा को अलग अलग रखा गया है। भारत पाकिस्तान जैसे लोकतांत्रिक पड़ोसी देश अपने अपने बजट को ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में दोनों देशों का लोकतंत्र तब मजबूत हुआ जबकि दोनों ने बराबर परमाणु परीक्षण कर लिए। दोनों देशों की सरकारों ने अपनी अपनी जनता को एक दूसरे के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी भी दे दी। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह रही कि दोनों ही देशों की जनता ने यह गारंटी मंजूर कर ली। दोनों ही देशों की सरकारों ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने यह सब राजनीतिक हितों के लिए नहीं बल्कि विशुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया है। दोनों ही पड़ोसी देशों की सरकारों का यह दावा सही हो सकता है, लेकिन क्या इन सरकारों में से किसी ने यह भी सोचा कि उनके इस प्रयोग से किसी तीसरी सरकार को तो लाभ नहीं पहुंच रहा है। पैराग्राफ। लाभ या हानि की बात यहाँ इसलिए करनी पड़ रही है कि आज विश्व में हार या जीत का मापदंड स्थापित हुआ है या हो रहा है वह विशुद्ध आर्थिक स्थिति के आधार पर ही टिक गया है। इसलिए यह तथ्य है कि सैनिक सामान के खरीदारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी और उसके बेचने वाले की स्थिति मजबूत होगी। अमेरिका और चीन दोनों ही हथियार बेचने की स्थिति में है, जबकि खरीद के लिए भारत और पाकिस्तान को तैयार किया जा रहा है। यह सच है कि इसके लिए जनता को तैयार करना होगा। यह काम तो कम से कम संबंधित देशों की सरकारों पर छोड़ना होगा। हथियारों की खरीद किसी भी देश के बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। इसलिए भारत सरकार के आम बजट में प्रतिरक्षा पर किए जाने वाले खर्च में भारी वृद्धि की संभावना है। इसलिए भारत के बुद्धिजीवी वर्ग का यह उत्साह भी दातव्य है कि भारत आर्थिक प्रतिबंधों का मुकाबला पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज़्यादा सरलता से कर सकता है। पाकिस्तान पर प्रतिबंधों की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं है कि इसकी आर्थिक स्थिति किसी प्रतिबंध के योग्य ही नहीं। पैराग्राफ। महोदय, आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष का पद संभालने पर मैं स्वयं तथा अपने प्रतिष्ठित सहयोगियों के साथ आपको और कोलंबिया के लोगों को बधाई देता हूं। लगभग 2 दशक पूर्व लैटिन अमेरिका में हमारा सम्मेलन हुआ था। आज जब विश्व के सम्मुख अन्य समस्याओं के कारण नाजुक स्थिति पैदा हो गई है, हम पुनः
इस महाद्वीप पर एकत्र हुए हैं। यह उपयुक्त ही है कि इस बार हमारा मेजबान मित्र और आतिथ्य सत्कार करने वाला देश कोलंबिया है, जिसके बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता ने कहा है कि यह रचनात्मकता की भूमि है और विश्व के इस मामलों में इसकी सक्रिय भूमिका सर्वविदित है। पैराग्राफ। पिछले वर्षों में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जिस बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से इस आंदोलन का नेतृत्व किया है, उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उनके विशाल अनुभव और विलक्षणता तथा दूरदर्शिता के कारण हमारी गतिविधियों को असीमित लाभ हुआ है। मैं अपने साथियों सहित अपने नए सदस्यों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। पैराग्राफ। हमारे आंदोलन का यह 11वां शिखर सम्मेलन बेलग्राड में 1961 में हुआ। इस आंदोलन के पहले शिखर सम्मेलन की अपेक्षा यह कई मायनों में कहीं अधिक प्रभावकारी है। आज इसमें 113 सदस्य राष्ट्र, अनेक पर्यवेक्षक और अतिथि भाग ले रहे हैं, जो लगभग प्रत्येक नस्ल और संस्कृति, जाति और धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि पहले शिखर सम्मेलन के लिए केवल 25 देश एकत्र हुए थे, तथापि जो 25 महान देश वहां पहली बार एकत्र हुए थे, उनके मन में जो भावना थी वह चालू लीक से बिल्कुल हटकर बड़ी साहसपूर्ण थी। यह इतनी अधिक सही और इतनी जोरदार सिद्ध हुई कि जिस भी नवजात राष्ट्र को स्वतंत्रता मिली, उसने इस आंदोलन को अपना पालना या आश्रय स्थल समझ लिया और वह उसमें शामिल हो गया। पैराग्राफ। भारत में तो गुट निरपेक्षता की धारणा का उद्गम अत्यंत प्राचीन काल से मिलता है, परंतु इसके आधुनिक रूप की व्याख्या इसी आंदोलन के एक जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों और विचारों में परिलक्षित होती है। उनका सिद्धांत या मत बहुत सरल था। उन्होंने कहा था कि विश्व के मामले में हम सामान्यतः ऐसी हर बात का समर्थन करना चाहिए जो शांति को बढ़ावा देती है और युद्ध से बचाती है, और जो एक देश पर किसी दूसरे देश के साम्राज्यवादी प्रभुत्व को समाप्त करती है। पैराग्राफ। महोदय, मुझे विश्वास है कि अब तक हम उस संशय की स्थिति से निकल चुके हैं जब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता और आवश्यकता पर प्रश्न उठाया जाता था। शीत युद्ध इतना अधिक विवेश करने वाला बन गया था कि कई लोग तो यही भूल गए थे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू करने के पीछे क्या युक्ति और तर्क था, और वे समझाते थे कि यह एक या दूसरे जबरदस्त गुट में शामिल होने के लिए नटवाजी करने के समान है। शांति प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष, विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग और नई विश्व व्यवस्था कायम करने में स्थायी उद्देश्यों का तो महत्व ही गौण हो गया है। तथापि जैसा कि नए विश्व की प्रकृति से पता चलता है कि गुट निरपेक्षता में प्रतिसंतुलन की धारणा के रूप में बड़ी प्रासंगिकता है, हम सब इसमें और विश्व के लिए इसकी उपयोगिता में विश्वास रखते हैं।
पुराने ढांचे का एक भी ऐसा कारक नहीं है जो कम हो गया है और जिससे गुट निरपेक्षता की भूमिका किसी भी तरह कुछ भी कम समझी जा सके। पैराग्राफ। विकसित देशों में भी विश्वव्यापीकरण की गतिशीलता के कारण एक रूपांतरण या परिवर्तन हो रहा है, परंतु उसमें कुछ अंतर है। विकसित देशों में प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ है, वहाँ की संस्थाओं ने परिवर्तन की चुनौतियों का धीरे धीरे सामना किया और नए नियमों की जांच करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए सरकारों और नए प्रणेताओं के बीच आपस में विचार विमर्श होता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों की तरह नहीं, बल्कि विकसित देशों को समय की सीमा और प्रौद्योगिकी के आयामों को लांघने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने परिवर्तन को अपनी शर्तों के अनुसार स्वीकार किया। पैराग्राफ। जब गुट निरपेक्ष आंदोलन के देश विश्व के और सामाजिक व आर्थिक तंत्रों से अपना एकीकरण चाहेंगे, तो उन्हें इस वास्तविक तबादले या परिवर्तन को स्वीकार करना ही होगा। हमारे लिए चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि इस प्रक्रिया से अस्थिरता न आ जाए, यह प्रबंधित संक्रमण कहीं विस्फोटक न बन जाए और उन्हीं ढांचों को तोड़ न दे जो राज्य का अवलंब है। इसके लिए आवश्यक है कि इन विषयों पर हम आपस में बहस और चर्चा करें, ताकि बहुपक्षीय मंचों पर विश्वव्यापीकरण की गतिशीलता से समझौता करते हुए हमारे सामान्य हितों की रक्षा हो सके। इस दिशा में काम शीघ्रातिशीघ्र करने की आवश्यकता है। पैराग्राफ। आदरणीय महोदय, इस शांत मनमोहक स्थान पर आकर गुरुदेव और उनकी मधुर कविताओं को स्मरण करके बाहरी दुनिया की समस्याओं को भुला देने की इच्छा होती है, लेकिन गुरुदेव ने स्वयं इन समस्याओं से कभी मुख नहीं मोड़ा और उन्होंने इनके बारे में क्षोभ से शक्तिशाली भाषा में लिखा भी। पिछले वर्ष मुझे कई दूर देशों की यात्रा करने का अवसर मिला था। इन यात्राओं से न केवल मैं इन दूर देशों और वहाँ के लोगों के बारे में अधिक जान पाई, बल्कि मैं अपने को भी तटस्थ भाव से देख पाई। जैसे अंतरिक्ष यात्रियों को ऊपर से सारी दुनिया पूरे रूप में दिखाई देती है, बहुत कुछ उसी तरह हम अपने को भी यदि कुछ दूरी से देखने का प्रयास करें तो अच्छी तरह समझ पाएंगे। दक्षिण अमेरिका में मैंने देखा कि गुरुदेव की वर्षों पहले की यात्रा का वहाँ शिक्षित लोगों पर कितना प्रभाव पड़ा था। पैराग्राफ। जहाँ जहाँ मैं गई, मैंने नेताओं और बुद्धिजीवियों से बातचीत की और यह पाया कि सभी लोग मनुष्य जाति की दो समस्याओं, अमीरी और गरीबी के अंतर और युद्ध शांति के बारे में बहुत व्यग्र थे। वास्तव में हिंसा और युद्ध की समस्या गरीबी अमीरी की विषमता से कहीं किसी सीमा तक जुड़ी हुई है, क्योंकि ऐसी विषमताओं से ही तनाव पैदा होता है। गुरुदेव ने निर्मल की शक्ति के बारे में विचार प्रकट किए थे। विज्ञान ने मनुष्य को ऐसे सर्वनाशी हथियार दे दिए हैं जो मित्र दुश्मन सबको नष्ट कर देंगे। हथियारों की होड़
और अधिकाधिक भयानक हथियारों के आविष्कार के कारण आज दुनिया में यह स्थिति आ गई है कि इस बात का वह ही परमाणु युद्ध को रोके हुए हैं कि जो इन अस्त्रों का प्रयोग करेगा वह भी जवाबी मार से बच न पाएगा। शक्तिशाली देश अब इस बात को समझ रहे हैं कि जितनी अधिक शक्ति होगी उतनी ही कठिनाई उसको इस्तेमाल करने में होगी। इस प्रकार का वह जन संतुलन भी स्थायी नहीं हो सकता। एक नासमझगी या बेवकूफ़ी के कदम से संसार का सर्वनाश हो जाएगा। पैराग्राफ। शक्तिशाली देशों को यह भी पता चल गया है कि उनकी सैनिक शक्ति से तो उनके देशवासियों को संतुष्टि मिली है, न उनकी घरेलू समस्याओं का ही समाधान हो सका है। पैराग्राफ। आदरणीय महोदय, भारत ने यह भी देखा है कि कैसे एक छोटा सा देश जिसके पास अस्त्र शस्त्र और साधनों की कमी है, एक शक्तिशाली देशों का सामना कर रहा है। स्वतंत्रता के संकल्प को शक्ति से कुचला नहीं जा सकता। मित्रता और मुहब्बत तो दूर, शक्ति के बल पर किसी पर शासन भी नहीं चलाया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जहां एक और तनातनी और शीत युद्ध की मनोवृत्ति और कठोर हो गई है, वहीं दूसरी ओर आपस में समझौते की भी कोशिश की जा रही है। इस तरह बड़े राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध होते हुए भी किसी एक प्रश्न पर दूसरे राष्ट्रों पर दबाव डालने के लिए मिल जाते हैं। पैराग्राफ। बहुत से देशों में हिंसा और युद्ध के समर्थन की नई प्रवृत्ति कुछ युवा लोगों में है, चाहे वे किसी भी वर्ग के हो। इस प्रकार वे समाज की रूढ़ियों से विरोध प्रकट कर रहे हैं। हमारे देश में भी ऐसे तत्व पैदा हो रहे हैं। कुछ लोग तो स्वभाव से अराजकतावादी और कुछ दूसरे देशों की हवा में बह रहे हैं। मुझे यह जानकर बड़ी परेशानी हुई कि अभी अभी कोलकाता में एक पड़ताल की गई, जिसमें वहाँ के कुछ विद्यार्थियों ने हिंसा में अपनी आस्था प्रकट की है। हिंसा का तर्क हमारे लिए कोई नया नहीं है और हमारे अनुभव ने हमें बताया है कि हिंसा से कभी उन्नति और समृद्धि नहीं मिलती। पैराग्राफ। 100 वर्ष पहले इसी वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उन्होंने हमें सिखाया था कि हिंसा पर काबू पाने से ही संसार की रक्षा हो सकती है। ठीक 50 साल पहले उन्होंने देश में स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन चलाया था। वह जलियांवाला बाग के नृशंस हत्याकांड का वर्ष था। उसी वर्ष गुरुदेव ने भी सर की उपाधि वापस करके अपने को साम्राज्यवादी सम्मान की बेड़ी से मुक्त किया था। पैराग्राफ। गुरुदेव की यह कामना थी कि व्यक्तित्व का विकास प्रकृति के साहचर्य में और राष्ट्रीय परंपराओं के सामंजस्य में होना चाहिए। परंपरा उनसे उनका मतलब यह नहीं था कि जो कुछ भी पुरानी बातें हों उन्हें आंख मूंद कर स्वीकार कर लें। उन्होंने उन सब बातों के विरुद्ध आवाज़ उठाई
जो आधुनिक जीवन के अनुरूप नहीं थी। उनका मत था कि जब हम आपस में सामंजस्य रखेंगे तभी हम अपने वातावरण और अपनी प्रकृति से सामंजस्य प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण विराम।